14 जनवरी 1921 मकर संक्रांति का दिन था। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। कुमाऊं स्थित बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे हजारों लोग उत्तरायणी मेले में शरीक होने पहुंचे थे। सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसी ये जगह सरयू बगड़ के नाम से भी जानी जाती है। इसी जगह कुमाऊं परिषद के कुछ नेता करीब 10,000 लोगों की एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कुमाऊं परिषद के नेता कुछ ही दिन पहले अपने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बागेश्वर पहुंचे थे। इनमें बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल शाह जैसे नाम शामिल थे। ये जनसभा कुली बेगार के विरोध में हो रही थी, जहां कई नेता भाषण देते हुए कुली बेगार के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। जब बद्रीदत्त पांडे की बारी आई तो उन्होंने जोशीले अंदाज में बागनाथ मंदिर की शपथ लेकर कुली बेगार को कभी न मानने का आह्वान किया। कुछ देर तक तो हजारों की इस भीड़ के बीच सन्नाटा पसर गया, लेकिन जल्द ही सभी लोगों ने सामूहिक स्वर में शपथ लेते हुए कहा, हम कुली नहीं बनेंगे। इसके साथ ही मालगुजारों ने अपने अपने गांवों के कुली रजिस्टरों को सरयू नदी में फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे रजिस्टर सरयू नदी के प्रवाह में बहा दिए गए। इस घटना को देखकर अंग्रेज अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने जनता के इस विद्रोह को काबू करने की कोशिश की, मगर हजारों लोगों के इस आक्रामक प्रतिरोध को देखते हुए अंग्रेज विफल रहे। इसी ऐतिहासिक घटना के साथ उत्तराखंड में व्याप्त सैकड़ों साल पुरानी कुप्रथा कुली बेगार का अंत हुआ। उत्तराखंड के इतिहास में इस घटना को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं अमन रावत आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड में आंदोलनों के समृद्ध इतिहास को समर्पित 12 मासा की नई सीरीज प्रतिरोध। ये दौर आजादी से पहले का था। 19वीं सदी का दूसरा दशक, साल 1815। अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर उत्तराखंड में टिहरी रियासत को छोड़ बाकी हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार इस क्षेत्र को प्रशासनिक इकाइयों में बांटना भी शुरू किया। साल 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 भागों, कुमाऊं और गढ़वाल में विभाजित कर दिया गया, जिसे ब्रिटिश कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। एक और टिहरी में राजशाही और दूसरी ओर बाकी हिस्से पर अंग्रेजों का शासन। पहाड़ की जनता दोनों की ही शासन में अनेक समस्याओं से त्रस्त थी। कई दमनकारी नीतियों का बोझ जनता पर लाद दिया गया था। इसमें कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त भी शामिल थे, जिसे सम्मिलित रूप से कुली बेगार प्रथा ही कहा जाता था। यूं तो पर्वतीय जनता को दास बनाकर उनसे जबरन कार्य करवाना चंदवंश और गोरखाओं के शासनकाल या संभवतः उनसे भी पूर्व से चला आ रहा था, मगर उस दौरान विरोध का कोई मजबूत स्वर उभर कर सामने नहीं आया। जाहिर तौर पर इसका कारण उस वक्त शिक्षा का अभाव रहा होगा। इस वजह से प्रभु सेवा के नाम पर कुली बेगार देना ही पड़ता था। प्रतिरोध की जो कुछ एक घटनाएं सामने आई थी, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। जनता ने इन अत्याचारों को सहते रहना ही अपनी नियति समझ लिया था। मगर हर बुराई का अंत जरूर होता है। इस कुप्रथा का भी हुआ। शुरुआत में जब अंग्रेज यहाँ आए तो सड़कों और पक्के रास्तों का अभाव था। कई सारे जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉक मुख्यालयों में और कुछ गाँवों में भी अंग्रेज अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यालय होते थे। ऐसे में चढ़ाई और ढलान वाले उबड़ खाबड़ पथरीले लंबे लंबे रास्तों से पैदल आना जाना उनके लिए काफी मुश्किलों भरा था। इसके अलावा 1858 में जब उत्तराखंड का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आया तो वन बंदोबस्त की प्रक्रियाएं शुरू हुई। जनता के जंगलों को लेकर उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। रेलवे लाइनें बिछने लगी, लिहाजा जंगलों से पेड़ों का कटान होने लगा। जगह जगह शोध एवं सर्वे कार्य होने लगे। ऐसे में कुलियों की मांग भी बढ़ने लगी और अपनी इन तमाम दुविधाओं का हल अंग्रेजों ने कुली बेगार प्रथा के रूप में निकाला। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि कुली बेगार प्रथा आखिर थी क्या। कुली बेगार के तहत स्थानीय लोगों से अंग्रेज अधिकारी मुफ्त में काम करवाते थे। इस काम का उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। कुली बेगार के साथ 2 अन्य प्रथाएं भी शामिल थी, एक कुली उतार और दूसरी कुली बर्दाश्त। कुली उतार के तहत कुलियों को उनके श्रम की तुलना में बेहद कम मजदूरी दी जाती थी। वहीं कुली बर्दाश्त प्रथा के अंतर्गत जब अंग्रेज अधिकारी, उनके कोई रिश्तेदार या मित्र आते तो वहां के स्थानीयों को उन्हें मुफ्त में राशन, खाने पीने के सामान, ईंधन और कई बार ठहरने की व्यवस्था भी उपलब्ध करानी होती थी। कई गांवों के प्रधान और पटवारियों की ये जिम्मेदारी होती थी कि कुछ निश्चित दिनों के लिए निश्चित कुलियों की व्यवस्था अंग्रेजों के लिए उपलब्ध करवाई जाए। कुलियों के इस ब्यौरे के लिए बाकायदा एक रजिस्टर होता था, जिसे कुली रजिस्टर कहा जाता था। कुली बेगार को खत्म करने के कई बार प्रयास भी हुए, मगर ये सभी प्रयास विफल रहे। 1816 में जब विलियम ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त हुए तो उन्होंने भी कत्यूरी, चंदों और गोरखाओं के शासनकाल से चली आ रही इस प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। इसके लिए 1822 में खच्चर सेना का प्रस्ताव रखा गया। फिर 1823 में खच्चर सेना का निर्माण हुआ ताकि खच्चरों की मदद से अंग्रेज अधिकारियों का सामान ढोया जा सके और स्थानीय ग्रामीणों की मुश्किलें कुछ कम हो सके। मगर खच्चर सेना ज्यादा वक्त तक प्रभावी नहीं रह सकी और फिर से ग्रामीणों से कुली बेगार वसूली जाने लगी।
1860 का दशक खत्म होते होते इस कुप्रथा को और भी मजबूत स्वरूप मिलने लगा। ये वो दौर था जब संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम म्यूर हुआ करते थे। साल 1869 में उन्होंने उत्तराखंड की कानूनी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की। इनका नाम था पी वैली। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने उत्तराखंड यानी ब्रिटिश कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल को नॉन रेगुलेटिंग क्षेत्र से हटाने की मांग की। इसके बाद 1874 में उत्तराखंड में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित कर दिया गया। इस एक्ट के तहत तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे के कार्यकाल में यहां कुली बेगार को कानूनी मान्यता दे दी गई। कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाइश के बारे में ब्रिटिश सरकार ने द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फोर्ट विलियम खंड 2 में लिखा है, जब ब्रिटिश अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र के दौरे पर आए तो स्थानीय जनता के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके लिए निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था करें। इस प्रथा को कुली उतार कहा जाएगा। ये व्यवस्था न केवल अधिकारियों के लिए होगी बल्कि उनके साथियों एवं कर्मचारियों के लिए भी होगी। इसके अलावा इस सुविधा का लाभ ब्रिटिश पर्यटकों को भी मिल सकेगा। मासूम पहाड़ियों के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार बेहद निंदनीय था। कई वर्षों तक ये सब चलता रहा, मगर धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और पहाड़ी लोगों के खून में उबाल आना शुरू हुआ। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगी जहां लोगों ने इस कुप्रथा के खिलाफ बगावत शुरू की। कहीं अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार किया जाने लगा, कहीं निर्माण के लिए पत्थरों की उपलब्धता रोक दी गई, कहीं खाने पीने की व्यवस्था करने से इनकार कर दिया जाने लगा, तो कहीं कुलियों की उपलब्धता बंद कर दी गई। ये मुद्दा लगातार व्यापक होता गया और 1893 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में बेगार के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। फिर साल 1894 में प्रांतीय काउंसिल में भी कुली बेगार का मुद्दा गरमाया रहा। इन छोटी छोटी और जरूरी पहलों का प्रतिफल ये रहा कि साल 1907 में सरकार ने घोषणा की कि भविष्य में बेगार और बर्दाइश का मूल्य दिया जाएगा। हालांकि ये बात भी हवाई ही रह गई और धरातल पर इस पर कोई अमल नहीं हुआ। कुली बेगार को खत्म करने की राह में प्रमुख पड़ाव रहा साल 1908 में गढ़वाल में कुली एजेंसियों की स्थापना। पौड़ी गढ़वाल के तहसीलदार जोत सिंह नेगी ने कुली बेगार से परेशान ग्रामीणों की समस्याओं को कुछ कम करने की दिशा में एक प्रयत्न किया। जोत सिंह नेगी ने डिप्टी कमिश्नर के दौरे पर अपनी असवाल सिंह पट्टी के प्रत्येक परिवार से 1 रुपया लेकर अदवाणी में कुलियों की व्यवस्था कर दी। अदवाणी में यह तरीका कारगर रहा। ऐसे में इसे पूरे जिले में लागू कर दिया गया। कुली कर की राशि से कुछ कुली स्थायी रूप से निश्चित मासिक वेतन पर काम करने लगे। कोटद्वार, पौड़ी, बांगघाट, श्रीनगर, दुगड्डा और लैंसडाउन जैसी अन्य जगहों में कुली एजेंसियों में कुछ खच्चर भी रखे गए जो अंग्रेज अधिकारियों का सामान वहन करते थे। इस कुली एजेंसी को ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव्स एसोसिएशन नाम दिया गया। 1913 तक गढ़वाल में 10 कुली एजेंसियों की स्थापना हो गई। अब धीरे धीरे प्रत्येक परिवार से 1 रुपये की जगह 1 रुपया 12 आने से लेकर 2 रुपया 8 आने तक लिया जाने लगा। संचित राशि का उपयोग बेगार और बर्दाइश की व्यवस्था के लिए किया जाता था। अब इन कुली एजेंसियों के संचालन के लिए भी एक समिति की जरूरत महसूस होने लगी। लिहाजा एजेंसियों के सफल संचालन के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी राय बहादुर तारादत्त गैरोला को सौंपी गई। गढ़वाल की तर्ज पर कुमाऊं के कुछ भागों जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, भीमताल, खैरना आदि जगहों में कुली एजेंसियों की स्थापना की गई। 2 रुपये वार्षिक कुली कर लेकर स्थायी कुली सभी के बदले का कार्य करने लगे। मगर इस व्यवस्था को बेगार का ही एक रूप माना गया, क्योंकि इससे अंग्रेजों को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। उनके लिए काम तो अभी भी मुफ्त में ही हो रहा था। कुमाऊं के बुद्धिजीवियों ने कुली एजेंसी को सही हल नहीं माना। सितंबर 1916 को हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल साहा और मोहन सिंह धर्मवाल जैसे अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने मिलकर एक सामाजिक संगठन कुमाऊं परिषद का गठन किया। 1918 में जब कुमाऊं परिषद का हल्द्वानी में दूसरा अधिवेशन हुआ तो तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया कि सरकार को 2 साल के अंदर अंदर कुली बेगार प्रथा को समाप्त करना होगा, अन्यथा ये मांग किसी बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेगी। कुली बेगार के खिलाफ एक व्यापक माहौल बनने लगा था। साल 1920 में जब कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ तो फैसला लिया गया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बड़ा विद्रोह किया जाएगा। तय हुआ कि उत्तरायणी मेले में जब हजारों की संख्या में पहाड़ के अलग अलग इलाकों से लोग शामिल होंगे तो इस दिन कुली बेगार के खिलाफ सामूहिक विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा। 10 जनवरी 1921 के दिन बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल शाह, हरगोविंद पंत सहित कुमाऊं परिषद के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता बागेश्वर पहुंचे। धीरे धीरे उनके साथ सैकड़ों लोग जुड़ते गए। 12 जनवरी को जब ये जुलूस दोपहर करीब 2:30 बजे बागेश्वर पहुंचा तो हजारों लोग इसमें शामिल हो गए। लाल कपड़े के एक बैनर में कुली बेगार, कुली उतार बंद करो लिखा हुआ था। तमाम लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ बाजार भर में कुली बेगार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। 13 जनवरी को ये जुलूस 10,000 लोगों की विशाल जनसभा में तब्दील हो गया। इस सभा में कुमाऊं परिषद के नेता भाषण दे रहे थे। हरगोविंद पंत ने जनता को स्पष्ट किया कि कुली बेगार न्याय संगत नहीं है और इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी की है। अब बद्रीदत्त पांडे को भाषण देना था। उन्होंने कहा, ये कानून न अपील, न दलील, न वकील का है। बेगार की सफलता के बाद हम जंगलों के लिए आंदोलन करेंगे। फिलहाल आप सभी लोग लीसा निकालना, लकड़ी चीरना तथा जंगल के ठेके का काम लेना छोड़ दें।
इसके बाद उन्होंने जोशीले अंदाज में लोगों से पास में ही मौजूद बागनाथ मंदिर की शपथ लेकर कुली बेगार को कभी न मानने के लिए कहा। कुछ देर तक हजारों लोगों की इस भीड़ में खामोशी छाई रही, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सभी लोगों ने सामूहिक स्वर में शपथ लेते हुए कहा, हम कुली नहीं बनेंगे। सभी ने हाथ उठाकर उतार न देने की घोषणा की। सरकार अन्यायी है, स्वतंत्र भारत की जय और महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ सरयू बगड़ घाटी गूंजने लगी। इसके साथ ही मालगुजारों ने अपने अपने गांव के कुली रजिस्टरों को सरयू नदी में फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे रजिस्टर सरयू नदी के प्रवाह में बह गए। इस घटना को देखकर अंग्रेज अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने जनता के इस विद्रोह को काबू करने की कोशिश की, मगर हजारों लोगों के इस आक्रामक प्रतिरोध को देखते हुए अंग्रेज विफल रहे। शंभू प्रसाद शाह अपनी पुस्तक गोविंद बल्लभ पंत एक जीवनी में इस घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर डाइबिल दरअसल नेताओं को गिरफ्तार कर जनता पर गोलियां चलाना चाहता था, लेकिन उस समय उसके पास कुल 21 अफसर, 25 सिपाही और मात्र 700 गोलियां थी, जबकि वहां मौजूद लोगों की संख्या 15,000 से भी ज्यादा थी। नेताओं की गिरफ्तारी अथवा गोली चलाने की स्थिति में भीड़ के हाथों एक भी अंग्रेज अफसर और सिपाही के जीवित बच पाने की संभावना नहीं थी, लिहाजा उसने अपना इरादा छोड़ दिया। बद्रीदत्त पांडे और उनके साथियों को भी इस बात की आशंका थी कि कहीं हजारों लोगों पर अंग्रेज गोलियां न चला दें। इस घटना के दौरान बद्रीदत्त पांडे ने डाइबिल से कहा, कमिश्नर साहब, कितनी गोलियां चलाओगे तुम? चलाओगे पर यह समझ लेना कि जनता की चट्टान उनसे नहीं टूटेगी। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम असहाय खड़े रह जाओगे। यहाँ 40,000 बहादुर हैं, ये सब लाशों के ढेर हो जाएंगे, किंतु इनमें से एक भी पीछे नहीं हटेगा। इसी आंदोलन के पश्चात बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाने लगा था। कुली बेगार आंदोलन की सफलता और यहाँ की जनता के साहस को देखकर महात्मा गांधी बागेश्वर पहुंचे थे। यहाँ उनसे मिलने हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। बाद में उन्होंने चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की। उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन का उल्लेख गांधी जी ने अपनी किताब यंग इंडिया में करते हुए लिखा है, इसका प्रभाव संपूर्ण था। यह एक रक्तहीन क्रांति थी। गांधी जी ने इसे जनता की संगठन क्षमता से जोड़ा था। कुली बेगार आंदोलन का प्रभाव कुमाऊं क्षेत्र में अधिक देखने को मिला। उत्तराखंड के प्रख्यात कवि गौरी दत्त पांडे गौरदा ने उस वक्त कुली बेगार को लेकर एक कविता लिखी थी, जिसके बोल कुछ यूं थे, मुलुक कुमाऊं का सुन लिया यारों, झन दिया कुली बेगार। उत्तराखंड के इतिहास में घटित इस आंदोलन की गूंज संपूर्ण भारत में सुनाई दी। आज भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे सांकेतिक रूप से सरकार की जन विरोधी नीतियों से संबंधित कागजात नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। गढ़वाल में चले कुली बेगार आंदोलन का जिक्र इतिहास में कम ही मिलता है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल अपनी किताब टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास भाग 2 में लिखते हैं, 1919 में गढ़वाल के मुकुंदीलाल बैरिस्टर और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा अमृतसर कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उक्त अवसर पर कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध घोर विरोध प्रकट किया था। अमृतसर कांग्रेस से लौटकर इन दोनों ने गढ़वाल में राजनीतिक जागृति पैदा की। उन्होंने कुली बेगार की समाप्ति के लिए, जिसके प्रति जनता में भारी रोष था, तीव्र आंदोलन आरंभ कर दिया। 1919 से 1920 में सारे गढ़वाल में कुली बेगार और जंगलात में अधिकारों के लिए घोर आंदोलन चला। 1 जनवरी 1921 को मुकुंदीलाल बैरिस्टर की अध्यक्षता में चमेठा खाल में एक सार्वजनिक जनसभा हुई। इसमें खंदवारी के ईश्वरी दध्यानी, मंगतराम खंतवाल आदि ने प्रधानचारी से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि कुली बेगार का प्रबंध करने तथा कुली बेगार न देने वालों को दंड देने का माध्यम प्रधानों को भी बनना पड़ता था। गजेंद्र औतेला की किताब उत्तराखंड के जन आंदोलन में जिक्र मिलता है कि मार्च 1919 में जब श्रीनगर गढ़वाल में कुमाऊं परिषद की एक सभा आयोजित हुई, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे तारादत्त गैरोला ने अपने भाषण में पहले तो ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा की और बाद में कुली बेगार प्रथा को उनके माथे का कलंक मानते हुए इस प्रथा को समाप्त करने की मांग की। संभवतः यह उनकी चालाकी थी कि रॉलेट एक्ट के कारण पूरे देश में उग्र आंदोलनों का सामना कर रही अंग्रेज सरकार उनकी बात से द्रवित होकर कुली बेगार को खत्म कर दे। मगर रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सारे समीकरण बदल गए। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने जब देश भर में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, तो कई सारे छात्र छात्राओं से अपील की गई कि वे स्कूल छोड़कर विरोध दर्ज करें और आंदोलन का हिस्सा बने। ऐसे में बनारस से कुछ गढ़वाली छात्र वापस अपने अपने घरों की ओर आने लगे। इनमें भोला दत्त चंदोला, भोला दत्त दबराल, भैरव दत्त धूलिया, जीवानंद बडोला और गोवर्धन बडोला शामिल हुए। गढ़वाल में बैरिस्टर मुकुंदीलाल और गढ़ केशरी के नाम से विख्यात अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने ही मुख्य रूप से कुली बेगार आंदोलन की कमान अपने हाथों में ली हुई थी। ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊं के अतिरिक्त टिहरी रियासत में भी कुली बेगार व्याप्त था। टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास भाग 2 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल लिखते हैं, प्रजा को राज्य के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों का भार ढोना पड़ता था। इसके अतिरिक्त यदि कोई अंग्रेज या राज्य से बाहर का कोई भद्र पुरुष राजा से या राज्य के उच्चाधिकारियों से आज्ञा लेकर घूमने फिरने, शिकार खेलने या किसी भी व्यक्तिगत या सरकारी कार्य से राज्य में भ्रमण करने आता, तो उसके और उसके साथ चलने वाले राज कर्मचारियों के भार को भी ढोना पड़ता था। इसके अलावा टिहरी राज्य में प्रत्येक गांव के हर घर से हर साल राजा के घोड़ों और अन्य पशुओं के लिए घास तथा राज परिवार एवं राज कर्मचारियों के लिए दूध, घी और अन्न बेगार के रूप में पहुंचाया जाता था।
हर पट्टी के प्रत्येक गांव से सभी परिवारों से एक एक व्यक्ति एक साथ कोई दिन सुनिश्चित करके अपने दल के साथ राजमहल पहुंचते थे। ऐसा करने के बाद उन्हें एक रसीद प्राप्त होती थी। ये रसीद उन्हें संबंधित पट्टी के थानेदार या पटवारी को दिखानी होती थी। रसीद न दिखाने पर उन्हें दोगुनी बेगार देनी पड़ती थी। ऐसे में कई बार राज कर्मचारी रसद देने से पहले उनसे अपने व्यक्तिगत कार्य भी करवाते थे। कई बार 1 महीने तक भी उन्हें वहीं रुका रहना पड़ता था। हर तरह से जनता पर जुल्म किए जा रहे थे। 1920 से 1921 में जब ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊं में कुली बेगार के खिलाफ जनता आग बबूला थी, नरेंद्र शाह के शासनकाल संबंधी एक डायरी से जानकारी मिलती है कि राजा नरेंद्र शाह ने भी अपने राज्य में 1920 में बेगार प्रथा के उन्मूलन की घोषणा कर दी थी। हालांकि घोषणा के बावजूद भी बेगार वसूली जाती रही। रियासत की ओर से प्रकाशित होने वाले गजट के 13 अक्टूबर 1941 के अंक में बेगार बंद करने के संबंध में घोषणा प्रकाशित की गई थी। मगर पटवारी एवं राज कर्मचारी इसके बाद भी ग्रामीणों से बेगार लेकर उनका शोषण करते रहे। बागेश्वर के विशाल जनाक्रोश के बाद इस आंदोलन की चिंगारी पूरे उत्तराखंड में फैल चुकी थी। मार्च 1921 तक कुली न के बराबर मिल रहे थे। ऐसे में धारा 144 लगाई गई। कई सारी गिरफ्तारियां होने लगी। इसके बावजूद जनता एकजुट रही और कुली बेगार कुली उतार देने से इनकार करती रही। अंग्रेज अधिकारियों को अब सब मुश्किल लगने लगा। देश में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन का असर था कि भारत की अन्य कई जगहों में भी स्थानीय मुद्दों को लेकर लोग मुखर होने लगे थे, जिसका असर कुमाऊं और गढ़वाल में भी इस तरह देखने को मिला। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की किताब टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास भाग 2 में जिक्र मिलता है कि दिसंबर 1921 में जब पी मैसन गढ़वाल का डिप्यूटी कमिश्नर था, तब सरकार ने सदन में एक विधेयक लाकर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट और रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना गया। साल 2021 को इस ऐतिहासिक आंदोलन के 100 साल पूरे हो चुके हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वेबसाइट baramasa.in पर जाकर आप अपने मन मुताबिक प्लान चुनकर हमें समर्थन भी दे सकते हैं, ताकि हम लाते रहें ऐसे ही दिलचस्प किस्से बारामासा।